जय भीम। यूपी और तमाम राज्यों के चुनावी नतीजे आ गए हैं और जितनी चर्चा उत्तर प्रदेश के चुनाव की हो रही है, बहुजन समाज पार्टी के हार की हो रही है, उतनी चर्चा शायद किसी की नहीं हो। लेकिन यूपी के तमाम लोगों ने बातें कही है और एक पक्ष यह भी है कि आखिर हमें ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की चर्चा इतनी क्यों हो रही है। हमें यह समझना होगा कि बहुजन समाज पार्टी की जो हार हुई है, उसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी खुद में बार-बार कहती रही है कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक राजनैतिक आंदोलन नहीं है, एक एक राजनैतिक दल नहीं है, एक आंदोलन है। और यही वजह है कि जब बहुजन समाज पार्टी जीतती है, तो भले सरकार किसी एक प्रदेश में बनती है, दुनिया के तमाम हिस्सों में जश्न मनाया जाता है। और शायद वही वजह है कि जब बहुजन समाज पार्टी की इतनी बुरी हार हुई है, तो दुनिया भर में लोग कहीं न कहीं निराश हैं। क्यों हारी बसपा? क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस पे तमाम बहसें पिछले 2-3 दिनों से चल रही है, आपने भी देखा पढ़ा सुना होगा। हम इस चर्चा में जिसमें हमारे साथ प्रोफ़ेसर विवेक कुमार हैं, जो देश के जाने-माने अर्थशास्त्री हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विज्ञान के विभाग के अध्यक्ष हैं। हम यह जानना चाहेंगे कि आखिर बसपा की इस हार को किस तरीके से देखा जाए? बसपा को जो वोट अक्सर मिला करते थे, बसपा के गठन के बाद से ही जो एक 20-22 परसेंटेज वोट था, जो इस बार घट के 10-11% हो गया है, आखिर वो बसपा को क्यों नहीं मिले? नहीं मिले तो वो कहाँ गए? इन तमाम सवाल पे बात करेंगे। सर स्वागत है आपका, आपने वक़्त निकाला। अ, धन्यवाद। सर एक टिप्पणी तो हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, आपने अभी तक खुल के सोशल मीडिया पे मैंने देखा नहीं बोला। बसपा की इस हार-जीत होती रहती है, लेकिन इस तरीके से हार से एक जो अम्बेडकरी वर्ग है, अम्बेडकर बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो कहीं न कहीं सकते में हैं, दुखी हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे हार को? आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए अशोक, जो आप पूछ रहे हैं उसका जो है बहुत तरीके से जवाब हो सकता है। एक तो जो है कि हम बहुजन समाज पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर बात करें, हुँ, उसकी लीडरशिप पे बात करें और उसके कार्यकर्ताओं पर बात करें। दूसरी तरफ हम इसका आकलन भारतीय राजनीति की जो फलक है, जो बड़ी फलक है, उसके अंदर कितने प्रकार के दल अब बच रहे हैं या जीत रहे हैं, उनकी हम बात कर सकते हैं। जी, तो अगर हम क्योंकि मैं इंटरनल नहीं हूं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत अपने शोध के माध्यम से जी, बहुजन समाज पार्टी की जो कार्यशैली है उसको जानता हूं और उस पर रिसर्च करता हूं। उसके आधार पर जब मैं ये देखता हूं कि उसकी जो वोट परसेंटेज है वो घटी है और सब लोग लीडरशिप पर आक्षेप लगा रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज, मैं उसको मानता हूं कि वो थोड़ा इमोशनल होता है, बहुत इमोशनली चार्ज होता है जी, और उद्गार बड़ी जल्दी प्रकट करता है। लेकिन क्या हमारे लोगों को ठहर कर भारत की राजनीति पर एक नजर डालनी चाहिए। क्रिटिसिज्म सबका होता है और मैं यहां किसी को डिफेंड नहीं करने आया हूं। जी, मैं आपको भारतीय राजनीति के वृहत फलक, इसको लोग लीपापोती कहेंगे, इसको लोग ये कहेंगे, इसको वो कहेंगे, मेरा मानना यह है कि जब तक हम वृहत राजनीति को नहीं समझेंगे तब तक इस रिजल्ट को नहीं समझ पाएंगे। जी, और उस रिजल्ट में ऐसा नहीं है कि केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी हारी है, हुँ, उसमें कांग्रेस भी हारी है और कांग्रेस का वोट 54,000 लाख से घट करके 21 लाख हो गया है। हुँ। आधा-आधा वोट रह बहुजन, गया, आधे से भी कम। जी, आधे से भी कम रह गया है जी, और उसका केवल और केवल परसेंटेज बचा है 2.3%। बहुजन समाज पार्टी का 13% वोट है और उसको 1,18,18 लाख वोट मिले हैं। जी, 1,18,73,000 वोट मिले हैं। लेकिन ये वोट कम लग रहे हैं उन लोगों को जो कहते हैं कि नहीं, हमको नया सब कुछ शुरू कर देना चाहिए, हमको सब कुछ छोड़ देना चाहिए। हुँ,
अरे भाई 1 करोड़ वोट, 1,18,00,000 वोट ले करके आपको अगर आंदोलन छोटा लग रहा है तो इसकी कम से कम हमें पड़ताल करनी चाहिए कि केवल एक व्यक्ति तो जिम्मेदार नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमने उसकी कार्यशैली देखी है उसमें कोऑर्डिनेटर भी होते हैं, उसमें प्रत्याशी भी होते हैं, प्रत्याशी और उसमें वोटर भी होते हैं, सपोर्टर भी होते हैं। हमने बात करी बहुत सारे लीडरों से जो कि कॉन्टेस्ट कर रहे थे, और हमने जो इस रिसर्च में देखा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो वोट नहीं दे रहे थे, या वो लोग हैं, वो कौन लोग थे वो लोग वोट दे रहे थे। तो सबसे पहले अशोक जी, मैं वृहत राजनीति उत्तर प्रदेश में यह हुई कि सांप्रदायिकता के 2 ध्रुव में बांट दी। सांप्रदायिकता ने 2 ध्रुव में राजनीति बांट दी उत्तर प्रदेश की, और वो शुरू हो गई एक तरह से सांप्रदायिकता के रूप में। कैराना हो, चाहे वो शमशान हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो लव जिहाद हो, और उसके बाद किस प्रकार जिन्ना का प्रयोग हुआ, और उतना ही नहीं काशी कॉरिडोर का प्रयोग हुआ, और उन्होंने जो है बाकायदा जो दूसरे मुद्दे थे, एक सांप्रदायिक मुद्दे, उन पर खूब कस के डिस्कशन। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे लोगों को ठहर कर इस राजनीति की चरित्र को समझना पड़ेगा। वो समझने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हम गड्ढा खोदने वाले आदमी, हमें तुरंत गड्ढा खोद के रिजल्ट मिलना चाहिए और उसका हमें पारिश्रमिक मिल जाना चाहिए, बस इसी बात पे। तो राजनीति इस तरह नहीं होती है। राजनीति ठहर करके, और मुझे लगता है कि अगर 1984 से पार्टी बनी है और आज तक पहुंची है, तो कहीं ना कहीं तो भाई कुछ ना कुछ रहा होगा जो पार्टी बची हुई है। तो इसलिए हमें ये लगता है कि ध्रुवीकरण ने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है, और मीडिया ने ये दिखा दिया कि केवल 2 इसमें प्लेयर्स हैं, सपा और भाजपा, वही लड़ रहे हैं, बाकी कोई नहीं लड़ रहा है। और उसने मानसिकता बनाई लोगों की कि जब बसपा लड़ नहीं रही है, जीत नहीं सकती है, तो फिर हमें क्यों बसपा को वोट डालना, और इसलिए वो वोट सपा को चला गया, क्योंकि जनता की एक मानसिकता थी कि वो भाजपा को हराना चाहता था। और इसलिए जो 74,000 वोट कम हुआ है बीएसपी का, 74,000 वोट जो कम हुआ है वो सपा के अंदर गया है, ये मेरा मानना है। और बाकी जो बचा हुआ है वो 10 लाख वोट कम से कम जो है आरएलडी के पास भी गया है। मतलब आपका ये कहना है कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो वोट प्रतिशत घटे हैं, 13% हो गया लास्ट वक्त में, या तकरीबन 22.5% था, या वोट समाजवादी पार्टी को शिफ्ट हुआ है? जी, मेरा आकलन है। किस आधार पे सर? क्या मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि जो दलित समाज का वोट है वो एक वैचारिक वोट है जी। उसके अंदर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, उसके अंदर अंबेडकरवाद है, मान्यवर कांशीराम बहन जी का आंदोलन है, और इसलिए वो आज भी मनुवाद से किनारे रहता है। और इसीलिए जब उन्होंने जो है अपने यहाँ सर्वजन का नारा भी सुना, उसमें भी उन्होंने नाराजगी दिखाई, और उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलनों में जो हो रहे थे उसमें भी नाराजगी दिखाई, क्योंकि उनके अंदर अभी भी अंबेडकरवाद भरा हुआ है, और इसलिए वो कभी भी भाजपा को वोट नहीं दे सकते। और मैंने तो यहाँ तक की बात करी है कि आप देख, जो कांग्रेस है उसका 32 लाख वोट कम हुआ है। ओके। और भाजपा का जो वोट है वो 36 लाख बढ़ा है। ओके, ठीक है, 36 लाख वोट। तो कांग्रेस का वोट एक नैसर्गिक, जिसे एक नेचुरल अलायंस की बात मैं कहता हूं कि कांग्रेस का वोट चला जाएगा अपने आप भाजपा को। हाँ, जैसे मुसलमानों का नेचुरल अलायंस कहते हैं कि चलो यूपी में अगर वो सपा को नहीं देगा तो बसपा को देगा, बसपा को नहीं देगा तो बसपा को देता था, बिल्कुल दिया है उसने। मैं वही कह रहा हूँ कि या तो इसको जाएगा या फिर उसको जाएगा, एक नैसर्गिक अलायंस कह रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ अफजाल अंसारी ऐसे नहीं जीते, मुनकाद अली ऐसे नहीं जीते थे, या अब्दुल राइन ऐसे नहीं जीते थे, दानिश अली ऐसे नहीं जीते थे।
और पहले हमारे मुराद लारी, अब्दुल मन्नान, ये सब लीडर रहा करते थे, जो कि बहुत छोटी छोटी जातियों से भी आते थे, कुजड़ा, कसाई, चिकवा, है ना, कुरैशी भी हुआ करते थे। तो ये सब मुस्लिम समाज का वोट पहले बहुजन समाज पार्टी को पड़ता था। लेकिन क्योंकि मीडिया ने अब की ये बना दिया कि बहुजन समाज पार्टी केवल टक्कर में नहीं है, तो मुस्लिम समाज ने ये बार बार निकल करके आ रहा है कि एन ब्लॉक, और मुझे कुछ हारे हुए प्रत्याशी सपा के मिले, उन्होंने कहा कि सर हमको ये दिया उन्होंने ही वोट, एन ब्लॉक दिया है। कानपुर से भी मैंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट्स को 2000-3000 वोट मिला, जबकि मुस्लिम समाज के कैंडिडेट थे वो। तो इसलिए एन ब्लॉक वोट मिला है मुस्लिम समाज का। एन ब्लॉक मतलब एक तरफा हो गया ये बात। हाँ, एक मुश्त जिसे कहना चाहिए, वो वोट मिला, और इसलिए उसके वोट में, सपा के वोट में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। आपने जो डेटा आपने जो डेटा कलेक्ट किए हैं सर, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर सवाल पे। मैं ये कह रहा था कि सपा के वोट में इस इलेक्शन में, अगर हम 2022 के उत्तर प्रदेश के की गणना करें तो उस फायदा हुआ है, 1,26,00,000 का फायदा हुआ है सपा को, और 10 लाख का फायदा हुआ है आरएलडी को। अब आप मुझे और नुकसान जो हुआ है बसपा को, वो हुआ है 74 लाख का। तो ये कहां जा रहा है वोट? 74 लाख कहां जाएगा? ये वोट भाजपा में अगर जाएगा भी तो वहां तो 36 लाख केवल बढ़ रहा। तो ये जो अनर्गल प्रचार किया जा रहा है कि नहीं बसपा का वोट भाजपा में चला गया, ये क्यों हो रहा है? सपा हार गई। ये प्रचार, चूंकि आंकड़े साफ है, आपने साफ कर दिया कि बसपा का वोट कितना कम हुआ है और सपा का कितना बढ़ा है, तो साफ दिख रहा है कि जो बसपा का वोट है वो सपा की तरफ गया है, और आपने उसके कारण भी बताया। लेकिन जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि भाजपा को वोट गया है, उसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं आप? और इससे बहुजन समाज को और अम्बेडकरी समाज को कितना सावधान रहने की जरूरत है? बहुत सही प्रश्न है अशोक जी आपका, क्योंकि ये जो कथानक गढ़ा जा रहा है, एक नकारात्मक कथानक, नेगेटिव नैरेटिव गढ़ा जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ और बहन जी के खिलाफ, जो कि उनकी शीर्ष सुप्रीमो हैं, उनके खिलाफ। क्योंकि अक्सर ये गढ़ा जाता है, जबकि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा जटिल समाज है। वो उसमें कहा जाता है 2 कोस पे बानी और 3 कोस पे पानी बदल जाता है। अब मायावती जी ऐसा तिलिस्म बिछाएंगी कि वो हरवाने के लिए 1-1 किलोमीटर पे, 2-2 किलोमीटर पे, 10-10 किलोमीटर पे अपने ऐसे खड़ा करेंगी कि लोग हार जाएंगे। अरे ऐसी बिसात कौन बिछा सकता है भाई, कि अपने वोट ट्रांसफर करवा दे? अगर ट्रांसफर वो करवाती तो जीतने के लिए करवाती, कि अपने आप को हारने के लिए करवाता है कोई? और ट्रांसफर करवाना शायद संभव नहीं है आज के वक्त में। नहीं, मैं यही बात कह रहा हूं कि इतना जटिल समाज है, जहां कहीं जाटव है, कहीं पर जिसे कहना चाहिए डोमिनेशन में लोधी समाज है, कहीं पर कुर्बी समाज है, कहीं पर जो है अति पिछड़ा अगर देखे बिंद मल्ला केवट है। तो आप इस तरह क्या वहां पर अपनी बिसात बिछा सकते हैं कि आपका वोट ट्रांसफर हो जाए? तो ये जो सरलीकृत करके बहुजन समाज पार्टी और उसकी अध्यक्षा को मलाइन करने, बदनाम करने की एक सोची समझी रणनीति है कि 2024 में कहीं वो फिर से ना खड़ी हो जाएं। और 2024 में जब वो खड़ी होंगी तो हो सकता है कि समीकरण बदल जाए। लेकिन तो इसलिए पहले से ही उनको जो है दूरभाषित कर दो। लेकिन सर, जिस तरीके से अम्बेडकरी समाज के लोगों का है रिएक्शन आ रहा है, तमाम तरीके से लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे तमाम तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं, तो आखिर कितने मौके मिलने चाहिए? आप फिर एक बार क्यों उम्मीद आपको है कि 2024 में बसपा फिर से खड़ी हो सकती है? क्योंकि एक वो तो लगातार पीछे की तरफ जा रही है, लड़ती हुई नहीं दिख रही है, ऐसे में खड़ी कैसे हो सकती है?
नहीं देखिए, आप बिल्कुल और सही क्या कह रहे हैं। खड़ा खड़ा करने की जिम्मेदारी सिर्फ वोटरों को ही है, नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आप ये देखिए कि आपने शुरुआत में कहा था बहुजन समाज पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, एक आंदोलन भी है। ऐसा हाँ, हर कोई और कहता है, माना जाता है। नहीं माना नहीं, उसका हम प्रमाण दे रहे हैं, उसकी धमक से लोग प्रेसिडेंट बनते हैं, हम्म, और उत्तर प्रदेश से ही प्रेसिडेंट बनते हैं। हम्म, उसकी धमक से ही लोग चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। जैसे ही पंजाब में अकाली दल से अलायंस होता है बहुजन समाज पार्टी का, चन्नी की याद आ जाती है लोगों को। उससे उससे ही 89 में 89 में अंबेडकर यूनिवर्सिटी मिलती है। उसी की धमक से आपको अंबेडकर छात्रावास मिलते हैं, अंबेडकर विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, वही धमक है। और यहां नहीं, आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी के ने जब शुरुआत करी महाराष्ट्र में कि नहीं, हमें अंबेडकर, एक स्टेट अंबेडकर के नाम से होना चाहिए, विदर्भा को वो कह रहे थे, बहन जी ने कहा कि नहीं ये अंबेडकर राज्य होगा, तो वहां के नागपुर का एयरपोर्ट का नाम अपने आप अंबेडकर हो गया। तो ये जो आंदोलन है उसकी धमक आपको विपक्ष में दिखाई देती है। यहां तक कि स्पीकर हुए, अगर चाहे वो मीरा कुमार रही, बाल योगी हो, चाहे वो मीरा कुमार हो, स्पीकर भी बनाए गए, मिनिस्टर बनाए गए, बहुत सारे लोग गवर्नर बनाए गए। तो इसलिए इसकी आंदोलन की धमक बहुत तेज है और अभी रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि उसकी चमक अभी कम हुई है। हाँ, ये जरूर है कि मंथन करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमें, आप ये बताइए कौन सी पार्टी बच रही है? कांग्रेस बच रही है क्या? या आप देखेंगे कि आरएलडी का क्या हुआ, या क्या खत्म हो गई कि नहीं हो गई, वो अचानक किसी तरह गठबंधन करके बच गए। या मतलब जो आप चले पार्टियां जाइए, बची हैं वो कहीं ना कहीं, जो मजबूत पार्टियां उसे गठबंधन करके बची हैं। बिल्कुल। अब टीडीपी का देख लीजिए क्या हाल है। टीडीपी कभी चीफ मिनिस्टर थे, टीडीपी पीछे ही चलती चली जा रही है, उसका क्या हुआ? और सीपीआई का क्या हुआ? सीपीआई-एम का क्या हुआ? तो ऐसे बहुत सारे जो है उदाहरण मिल जाएंगे, जो पार्टियां सचमुच अभी परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि आपके पास एक ऐसी पर्सनालिटी है राष्ट्र फलक पर कि उसने सबको गौण कर दिया है। तो इसलिए हमें बार बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को हम समझने में क्यों, जिसे कहना चाहिए, फेल हो रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और तोहमत, वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है ना, आप किसी से आप नहीं जीत सकते, ना किसी के प्रति प्रश्न उठा सकते। आप सवर्ण समाज के प्रति प्रश्न उठा सकते हैं, जिसने कोरोना काल में कितनी मौतें देखी, बहती हुई लाशें देखी, आपने गरीबी देखी, आपने पेट्रोल के बढ़े हुए दाम देखे, आपने महंगाई देखी, आपने पूरा का किसान आंदोलन देखा, आपने मवेशियों का जो है पूरा का पूरा अन्याय और अत्याचार देखा, और उसके बाद भी सवर्ण समाज जाकर के वो वोट करता है। दिलीप मंडल जी का आर्टिकल बड़ा आंख खोलने वाला है। वो प्रश्न करता है कि आखिर ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि ये जो पिछड़े समाज के लोग थे जो गए हैं भाजपा में, चाहे वो बिंद हो, मल्ला हो, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो कुर्मी हो, वो वहां क्या कर रहे हैं? तो ये एक, मुझे लगता है कि सचमुच बड़े राष्ट्र में आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, हमारे संगठन में, बहुजन समाज पार्टी संगठन में कुछ कमी है, लेकिन आपको लार्जर पिक्चर भी देखनी पड़ेगी राजनीति की, कि आखिर सामाजिक चिंतन और सामाजिक समीकरण क्यों बदल रहे हैं। जो पिछड़ी जातियां, अब पासी को कह दिया गया परशुराम के पसीने से आते हो, वाल्मीकि को कह दिया कि नहीं, आपके तो वाल्मीकि हैं और उन्होंने तो रामायण लिखी, इसलिए आप कहां जा रहे हो। तो इस प्रकार के जो बाकायदा कथानक गढ़े जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। तो सर, जो एक सांस्कृतिक आंदोलन है, ऐसे वक्त में जिस तरीके के सवाल आप उठा रहे हैं, ऐसे वक्त में मुझे लगता है कहीं ना कहीं सांस्कृतिक आंदोलन काफी अहम हो जाते हैं। और तो आपको क्या लगता है, सांस्कृतिक आंदोलन का बहुत व्यापक तरीके से स्थापित नहीं हो पाना, खड़े नहीं हो पाना भी एक वजह है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
जो लोगों के चिंतन और मनन में जो चिंता करते थे बहुजनवाद और अपना दुश्मन मानते थे मनुवाद, कहीं ना कहीं आज वो फिर से मुंह बाए खड़ा हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये दो धाराएं दिख रही हैं कि किस प्रकार लोग देखते हैं कि हाथरस में क्या होता है और उसके बाद भी कोई कुछ नहीं बोलता है। तो अगर अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं मनुवाद का अपना एक स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, जिसके अंदर ना कोई मिनिस्टर दिखाई पड़ रहा है जो बोल सके। यहां तक कि एससी एसटी चेयरमैन है वो भी जो है नहीं बोल पाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पर एक नई कार्यवाही की आवश्यकता तो दिखाई पड़ रही है। हाँ सर, आखिरी सवाल है। जिस तरीके से तमाम लोग आशंका जता रहे हैं, निराश हैं, ऐसे वक्त में आपको क्या लगता है इसके बाद भी, और जिस तरीके से निश्चित तौर पे बसपा की जो कार्यप्रणाली है, जिस तरीके से चुनाव लड़ने का तरीका है, उसमें भी बदलाव करने की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसा जिस तरीके से अन्य दल चुनाव लड़ते हैं या फिर जिस तरीके से समय के हिसाब से चलने की बात होती है, आपको क्या लगता है इस इस छोड़ पे आ जाने के बाद भी, इस एक सीट पे आ जाने के बाद भी बसपा फिर खड़ी हो सकती है? अगर हो सकती है, आपको उम्मीद है, तो क्या चेंजेस आपको लगता है कि होने चाहिए? हालांकि हमारे आपके कहने से नहीं होंगी, लेकिन फिर भी डिस्कशन का हिस्सा है। अशोक जी, मैं सबसे पहली बात तो बहुजन आंदोलन या बहुजन समाज पार्टी, उनकी एक विडंबना पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा। और वो विडंबना ये है कि चाहे वो सवर्ण पैरोकार हों, सवर्ण बुद्धिजीवी हों, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, और चाहे वो उनमें बैठे पत्रकार हों, और कुछ दलित समाज के तथाकथित बुद्धिजीवी बनने लगे हैं। अभी उन्होंने समाज का ककहरा नहीं पढ़ा है, और केवल वो जब लेख लिखते हैं तो समाज को बेच करके ही लिखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि समाज की बुराई करके ही छपते हैं, और वो कभी भी समाज को सकारात्मक दृष्टि से लिख करके नहीं छप सकते। मैं दावा करता हूं कि अगर वो बुराई नहीं करेंगे समाज के आंदोलन की, तो उनकी एक लाइन नहीं छप सकती। तो ऐसे बुद्धिजीवी बन रहे हैं जो उनके ऊपर हंसी आती है, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी या दलित आंदोलन पर भारतीय जनता पार्टी को हराने की जिम्मेदारी क्यों है? केवल और केवल आप वोट नहीं देंगे, आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप उससे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, एक दिन चल करके आइडेंटिफाई नहीं किया आपने, लेकिन उसको मशवरा जरूर देंगे कि वो हराए भाजपा को। तो ये कौन सी सोच है, कहां की सोच है? ये तो मुझे लगता है कि एक फ्यूडलिज्म, सामंतवादी सोच है। मैं कह रहा हूं इसलिए मानना पड़ेगा आपको। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की विडंबना किसी और आंदोलन के साथ हो सकती है। दूसरी तरफ आप ये देखिए, मुस्लिम समाज चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराई जाए, और बहुजन समाज पार्टी के 2007 के पूर्णकालिक राज को देखा है कि एक भी दंगे नहीं हुए। यहां तक कि जो जीर्णोद्धार हुए वक्फ बोर्ड की लैंड का एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनती है, तब भी वेलफेयर के जितने प्रोग्राम, काशीराम शहरी विकास योजना के तहत जो मकान बांटे जाते हैं, तो सभी मुस्लिम समाज के लोगों को भी मिलते हैं उसके अंदर। संभवतः एक यूनिवर्सिटी भी बनी थी। हाँ, वो उर्दू फारसी विश्वविद्यालय भी बनता है। तब भी मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी को अपना सरपरस्त मानने के लिए तैयार नहीं है। और 2007 में जब 2007 में सरकार बनती है, तो 2009 में जो इलेक्शन होते हैं केंद्र के, जरा आप उसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हुआ। और 2009 में 22 सीट मिलती है कांग्रेस को, और कांग्रेस सरकार रिपीट करती है केंद्र में। लेकिन 2012 में जब सपा की गवर्नमेंट बनती है और 2014 में इलेक्शन होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 74 सीट मिलती है। तो ये जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है, उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज
बहुजन समाज पार्टी को नहीं देख रहा। तो एक तरफ समर समाज जो वेलफेयर चलाती हैं, चाहे वो काम करती हैं, वो सुधार का हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो कैराना का एयरपोर्ट हो, और यहां तक कि जो उन्होंने मतलब ड्रीम दिखाया जी। भट्टा परसौल को लेकर के भी, उसमें लैंड एक्विजिशन जो चलाया, तो ये जो काम वेलफेयर के होते हैं तब भी समर समाज उनको वोट नहीं करता, सर मुस्लिम समाज वोट नहीं करता। आपसे बात करते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आया, जिस तरीके से आपने इस सवाल का जवाब दिया कि वोट नहीं करता, या फिर जी भाजपा को हराने की जिम्मेदारी बहन जी की ही क्यों है? कहीं न कहीं इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या एक जो दलित समाज का व्यक्ति होता है, उसको जी उसको तमाम लोग जो भले अपर कास्ट ना हो, ओबीसी हो, कथित तौर पे मुस्लिम हो, वो कहीं न कहीं उसको आगे बढ़ाते हुए नहीं दिख रहे हैं क्या? एक बात। और दूसरी बात कि जैसे ही वो पीछे जाती हुई दिखती है, चारों तरफ से लोग इतना हमलावर क्यों हो जाते हैं? मैं बहुत अच्छा आपने उसको समअप कर दिया, क्योंकि मैं यही बात कंक्लूड करने वाला था जी। कि क्या जातिवादी मानसिकता काम नहीं कर रही है? हुँ। एक दलित समाज को आपने 2007 में लीडर मान करके अपने पाप धोए क्या? आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि हमने 2007 में तो माना था? अगर 2007 में माना था तो वो आप कंपेयर कीजिए गवर्नेंस को। लॉ एंड ऑर्डर आज भी याद करते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वोट हम नहीं दे पाएंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश में मायावती जी हैं, दूसरी तरफ चन्नी को आप ले लीजिए। आखिर चन्नी क्यों हार गए? चन्नी तो कांग्रेस के थे, उनके पास तो संगठन था, उनके पास तो 35% आबादी लीडर है, थे, 35% आबादी है 35% आबादी थी, उनके पास बहुत अच्छे फेस थे, उनके पास तो लीडर बाकायदा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाकायदा संघर्ष कर रहे थे, और चन्नी ने बहुत अच्छा संघर्ष करके दिखाया। उसके बाद भी जाट सिखों ने वहां क्यों नहीं वोट दी? दूसरी तरफ वहां के हिंदू समाज ने उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया? और यहां तक कि वाल्मीकि समाज ने भी उनको वोट नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन अपनी मानसिकता कि दलित समाज का कोई लीडर क्या सचमुच पराकाष्ठा या आ सकता है लीड करने के लिए? मुझे लगता है ये गूढ़ तत्व है, इस पर रिसर्च हो सकती है। लेकिन बात प्रमाणित हो रही है कि अच्छा गवर्नेंस देने के बाद भी, और बाकायदा चन्नी जो है अपने लीडरों के साथ आ करके लड़ाई करने के बाद भी जीत नहीं पाते हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ आपने उनके खिलाफ ही कर रखा है कि नहीं, उन्होंने कैंपेन नहीं किया, वो निकले नहीं। और 75 जो सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुए, 86 जो शेड्यूल कास्ट सम्मेलन हुए, और उसके अंदर बड़े बड़े लीडर, चाहे वो एक अलग धर्मवीर बहस है अशोक, सर, क्योंकि जब वो बात आएगी तो फिर सवाल आएगा कि जब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुए तो ब्राह्मणों ने वोट क्यों नहीं दिया? खैर, वो नहीं वही बहस तो का हिस्सा। जी। नहीं वही बहस का आपने अच्छा। वो प्रश्न पूछा कि आखिर उन्होंने क्यों नहीं माना? अच्छा, तो होने तो के ये बाद भी क्यों नहीं दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्यों नहीं दिया कि हमने कैंपेन किया उनके बीच में, तो इतने क्यों नहीं टिकट, दिया? हाँ, इवन कि एक डेटा आया है, लगातार लोग शेयर कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने भी ठाकुर ब्राह्मणों को इतना ज्यादा टिकट दिया, बहन जी ने भी इतना ज्यादा टिकट दिया, बावजूद इसके वो क्यों नहीं आ पाए? तो यही वो तो वजह है यही जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ये जी मैं यही रेखांकित करना चाहता हूं कि अभी हमारे बहुजन समाज को इतना ज्यादा प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील नहीं दिखना चाहिए कि नहीं, यहाँ मनुवाद खत्म हो गया, जातिवाद खत्म हो गया, और यहाँ पर जो सामंतवाद है वो खत्म हो गया। नहीं, आज भी जो है लड़ाई हो रही है कि नहीं, आप लीडर कैसे बन सकते हैं, और जितना भी नकारात्मक रूप हो सकता है वो आपके पास चला जाए। और इसीलिए मान्यवर ने कहा था कि नहीं, अभी हमें जो है बहुजन आंदोलन की विचारधारा पर जातियों को जोड़ करके आगे बढ़ना होगा। तो कैडर और कैडर इसके लिए बहुत जरूरी है, और उसका कथानक होना बहुत जरूरी है, और उसका जो संवाद है, समाज से संवाद नहीं छूटना चाहिए। जी। मुझे लगता है समाज से संवाद पुनः स्थापित करना होगा। जी, तो निश्चित तौर पे मैं इस चर्चा का कोई कंक्लूड नहीं करूंगा।
आपने सुना, आप जिस तरीके से जिस नतीजे पे पहुंचना चाहें इस चर्चा में जो बातें आई उस पे पहुंच सकते हैं। खुद के आपके पास इतनी बुद्धि, अपना दिमाग है, आप खुद सोचिए जो प्रोफेसर विवेक कुमार ने कहा। लेकिन ये कहा जाता है ना कि तमाम बेहतर काम करके भी मायावती दलितों की नेता रह जाती हैं। अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, एक जाति विशेष के नेता रह जाते हैं। रह जबकि जाते हैं। तमाम लोगों पे बुलडोज़र चला के और तमाम लाशें गंगा में दबी हो तभी एक व्यक्ति जो है वो पूरे देश का नेता बन सकता है, दंगे करवा के भी देश का नेता बना रह सकता है। और जो सोशल साइंस में कहा जाता है समाजशास्त्र में कि कास्टलेस होने का जो प्रिविलेज है, वो भी अपर कास्ट के पास ही है। आप खुद सोचिए, खुद समझिए और खुद तय करिए कि बहुजन राजनीति को आप कहाँ देखना चाहते हैं और उसमें आप किस तरीके से अपनी हिस्सेदारी निभा सकते हैं। सर आपने वक़्त दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू। जय भीम।